तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम जो है स्टैंडर्ड एनर्जी के 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को मैंने जो है यूट्यूब के अंदर कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, 3 चैप्टर जो मैंने करवाए थे उसके क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोगों को कोर्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक चेकआउट कर सकते हो, नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए, नोट्स के साथ जो है आपको वीडियो क्लासेस नहीं मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, एमसीक्यू और जो एमसीक्यू क्लासेज प्लस और जो टेस्ट है वो आप लोगों को जो है कोर्स के अंदर ही मिलते हैं। टेस्ट मैंने तीन चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं, वो सभी स्टूडेंट देने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन का 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो थोड़ा सा कोशिश करें देने की। देखिए, साथ-साथ में देते रहिए। जितने टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ उतने भी आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो बहुत है। कुछ सारे स्टूडेंट एक साथ कोर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग 1 बाय 1 ही करोगे। ठीक है, टेबुलेशन मैंने करवा दिया, क्लासिफिकेशन करवा दिया, कलेक्शन करवा दिया, फिर उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी की भी एक वीडियो अपलोड कर दी मैंने। और आज सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, थ्योरेटिकल चीज़ें ध्यान में रखना। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? ये संगणक 2018 के अंदर पूछा गया, तो आप देख सकते हो पेपर का लेवल 2018 में कितना था। तो इसमें होगा सरल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बाइस्ड नहीं होना चाहिए, जबकि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक श्रृंखला के सभी समंक के विचलन से बीजीय योग शून्य होगा। ये क्वेश्चन भी आपका जो है संगणक 2018 के अंदर पूछा गया, तो इसको घुमा फिरा के एयरफ्लो के अंदर भी पूछा है, फिर अलग अलग टाइप्स में पूछा है। देखिए, एक श्रृंखला के सभी समकों से विचलन का बीजीय योग क्या होगा? तो ये तो समांतर माध्य हो गया। समांतर माध्य से अगर इसको क्वेश्चन को घुमाता है तो क्या पूछता है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग क्या होगा? तो वो शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन डबल ट्रिपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया, नो डाउट, ये आपको ध्यान में रखना है। एक सममित बटन में यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यदि x 12 है तो z का मूल्य क्या होगा? ये व्याख्याता भर्ती 2018 में पूछा गया। जब आप सिमेट्रिकल की बात करते हो या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, वहां पे क्या होता है? सब संतुलित होता है, यानी x बार इज इक्वल टू m होता है और m इज इक्वल टू z होता है। तीनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे x और z की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो ये ऑप्शन आप लोग सही कर दोगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में एक कक्षा के छात्रों को बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है? ये व्याख्याता में पूछा गया था। तो बुद्धि की बात करें तो ये बुद्धि क्या है? क्वालिटी है, ना कि क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वालिटी है। और क्वालिटी के लिए हम कौन से मीन यूज करते हैं? माध्यिका और बहुलक। बहुलक किसके लिए? इंडस्ट्रियल चीजों के लिए यूज होता है, जब आप मीडियन करोगे। ठीक है, अब मीडियन किस किस चीज में आ सकता है? जैसे आपकी सुंदरता होगी, ब्यूटीफुल कितने हो, ठीक है, सुंदरता। सुंदरता के साथ हेल्थ की बात करें, ठीक है, हेल्थ के बाद जो बुद्धि का स्तर है यानी आपके IQ, फिर दरिद्रता, गरीबी की बात करें, ठीक है, इस सब के लिए किसका यूज होगा? माध्यिका का यूज होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मोड और मीडियन है व्याख्याता भर्ती 2018 के अंदर। मोड और मीडियन क्या है? तो ये पोजिशनल एवरेज है। एवरेजेस आपको लोगों को पढ़ाया हुआ है। एवरेजेस में क्या है? एक तो पोजिशनल एवरेजेस है, ठीक है, पोजिशनल एवरेजेस, ठीक है। इसमें क्या है? मीडियन है और क्या है? मोड है, दो चीजें हैं। दूसरा हमने पढ़ा था गणितीय माध्य, क्या होता है? मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक जो मीन है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसमें क्या क्या है? एक तो यही हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। एक दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक मीन, ठीक है। ये चार प्रकार के जो है आपके अर्थमेटिक मीन में आ जाते हैं। फिर एक ट्रेड मीन भी पूछता है, ठीक है। ट्रेड मीन जो है व्यापारिक माध्य आपका, उसमें एक तो चल माध्य हो जाता है यानी ट्रेड मीन, चल माध्य, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका होता है प्रगामी, प्रोग्रेसिव मीन, प्रोग्रेसिव मीन। इंग्लिश हिंदी को आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी अलग ही चीज़ निकल के आती है। फिर कंपोसाइट है, ठीक है, ठीक है, मीन। ये 3 टाइप्स के हो गए। तो आप लोगों को अर्थमेटिक की पूछे तो 4 मीन है। एम है गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, क्वाड्रेटिक मीन। पोजिशनल पूछे तो मीन, मीडियन और मोड। अगर आपको पूछे ट्रेड मीन तो उसके अंदर जो है आपका तल माध्य है, प्रोग्रेसिव है, कंपोसाइट, ठीक है, यानी आपका तल माध्य, प्रगामी माध्य और संगठित माध्य, ठीक है। इसको हिंदी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक परीक्षा में निम्न प्राप्तांकों का समांतर ज्ञात किया जाए। ये भी संगणक परीक्षा 2000 जिसमें पूछा गया था, संगणक परीक्षा के अंदर। 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 53। अब देखिए, इसको योग करने का एक मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे आप 43 मत जोड़िए, यहाँ पे इसको जो है 2.5 अंक लेके चलिए। जैसे 40, 40, 40, 80 और 140, 190, 220, 220 और 280, 310, 350, 350 और 70, 420, 420 और 50, 470, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चला। मैंने क्या करा है कि 43 को 40 गिना है, क्योंकि हमने ऊपर वाले अंक सारे छोड़ दिए। अब ऊपर वाले अंकों का अलग से 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 7 कितना होता है? 23, 23 और 1 24, 24 और 7 कितना? 31, 8 31 और 8 39 और 8 और 3, ये आपका हो गया 50। टोटल कितना आया? 50 आया। तो ये इसका योग कितना हो गया? 520 हो गया। 520 हमारे पास संख्याएं कितनी है? 4 4 4 8 और 10, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा माध्य? यानी हमारा जो सिग्मा सॉरी एक्स बार निकालते हैं हम, तो क्या करते हैं? इंडिविजुअल श्रेणी है, सिग्मा एक्स बटे एन कर देंगे, ठीक है। अगर यही आपकी खंडित श्रेणी होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स बटे एन करते। अगर हम जून मीन लेते तो फिर क्या करते? सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन, ठीक है। ये आपके अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित समकों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दे दिया, ये खंडित श्रेणी आ गई, अंक दिया हुआ है 0 0, तो इसको सीधा हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये क्या है? एक्स आपका, ये एफ है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, 21 हो गया, 25 दूनी 50, 43 9 4 12, ठीक है, 51 204 और ये कितना हो गया? 200 और 9 6 54, 5 18 और 5 कितना होता है? 23, 234 हो गया। फिर आपका ये आ गया 84, ठीक है। इनका योग करो, वैसे ही योग करना आपको, ठीक है। जैसे मैं 100 वाली संख्या जोड़ता हूँ पहले, तो
300, 500, 500 और 200 कितना हो गया 700, 700 तो ये आ गया। फिर आपको ढाई वाली संख्या जोड़नी है, जैसे 20, 50, 70, 70, 70 और 20, 90, 90 और 30, 120 ये हो गया, ठीक है। 120 और 80, 200 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे फिर ऊपर वाली जो संख्याएं उनको जोड़ देंगे हम, तो ये आपका 900 तो हो ही गया। आगे ऊपर वाली संख्याएं जोड़ेंगे, देखिए 1, 10, 14, 14 और 4 18 और 4 22, ठीक है, 922 हो गया। आपको जोड़ने का जो आसान तरीका है ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो जोड़नी पड़ेगी, देखिए 10, 30, 50, 50, 90, 90, 140, 180 और 210 और 210 और 230। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ लो, इसमें 4, 1 5, 5 5 10, 3 13, 13 और 1 14 और 9 23 और 2 25, ठीक है। ये आ गया आपका 255, 245 सॉरी, 20 था यहाँ पे, 245, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3.76, 3.76 डी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। देखिए ये योग करने वाला है ना, ये आप थोड़ा सा सीख लेना, इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है पेपर के अंदर। वैसे तो टाइम बहुत मिलता है, लेकिन अगर आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। जनवरी 2017 के माह में इंदौर शहर में 10 दिन 2 इंच, 8 दिन 3 इंच, 5 दिन 4 इंच तथा शेष महीने के शेष दिनों में 5 इंच वर्षा हुई। इंदौर शहर में जनवरी 2017 के माह की औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। ये आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती में पूछा गया था, आपको पता है इन्वेस्टिगेटर की जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की जो भर्ती होती है उसके अंदर पूछा गया है। तो आपके लिए सीधा सीधा सिंपल क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए हम लेते हैं वर्षा जनवरी के अंदर जो पूछा गया आपसे। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 दिन, ठीक है। और फिर कितना है, 10 दिन के बाद है 8 दिन, और 8 दिन के बाद कितना है, देखिए 10 दिन, 8 दिन, फिर 5 दिन। अब ये 8 5 13 और 10 23 हो गया। बाकी कितना बचा, जनवरी है, जनवरी 31 दिनों की होती है, तो आपका 8 ही दिन बचा, तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम एक्स की बात करें तो आप बोलोगे वर्षा इंचज में, तो आप बोलोगे कि 2 इंच हुई 10 दिन, ठीक है, और 3 इंच हुई 8 दिन, 4 इंच हुई 5 दिन, और 5 इंच आपकी 8 दिन बाकी के। अब ये हमारी टेबल बन चुकी है, आपकी खंडित श्रेणी है, आपको अपेक्स निकालना है। देखिए 20 हो गया, 24, 20, 40, अब इसको जोड़ लो, 60 और 100, 100 और कितना हो गया 104, और हमारे पास डेज कितने 31 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 3.35 इंच चलेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, तो सर्वाधिक जो प्रयुक्त माप है वो कौन सा है, गणितीय माध्य होगा, इसमें नो डाउट किसी सबको पता है। निम्न में से कौन सा सही है, अन्वेषक भर्ती में पूछा गया 2016 के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें जो है आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका इक्वल या बड़ा हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा या इक्वल हो सकता है एचएम के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अर्थमेटिक मीन बड़ा हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन से, हार्मोनिक मीन से बराबर हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। सबसे बड़ा समांतर माध्य होता है, उससे कम गुणोत्तर माध्य और सबसे कम हरात्मक माध्य होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी ये तीनों समान भी हो सकते हैं, आपको पता है, सममित बटन आपको देखने को मिल जाए तो। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ पे दे रखा था ये ऑप्शन, इसको चेकआउट कर लेना आप थोड़ा सा। एक समंक समूह में एक से ज्यादा बार आने वाले समंक क्या कहलाते हैं, तो ज्यादा बार समंक आते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, मोड का, तो मोड हो जाएगा। समंक 180, 160, 200, 400, 300, 320, 280 की माध्यिका क्या है। सबसे पहले तो आप नंबर काउंट कर लीजिए, 4 और 3 7 है, यानी आपके 3 अंक इधर आएंगे और बीच में माध्यिका आएगी और 3 अंक इधर आएंगे, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 3 अंक काट देता हूँ, देखिए सबसे कम जो दिख रहा है मुझे 160, फिर 180 दिख रहा है, फिर 200 दिख रहा है, फिर उसके बाद जो है 280 है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही करूंगा पेपर के अंदर भी, इसको ज्यादा कॉलम वगैरह, ठीक है, जचा के बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माध्यिक विचलन से लिए गए समकों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है, किससे न्यूनतम होता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। माध्य के विचलन से लिए गए समकों के वर्ग का योग यहाँ पे देखिए योग होता है न्यूनतम, यहाँ पे आंसर दे रखा है, योग होता है वो न्यूनतम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेना कि माध्य के विचलन से लिए गए समकों का वर्ग का योग क्या होगा, न्यूनतम होगा, बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, एक श्रेणी की माध्यिका 10 है और यदि 2 अतिरिक्त समंक 5 व 20 जोड़े जाएं, श्रेणी में और जोड़े जाएं, तो नई श्रेणी की माध्यिका क्या होगी। अब देखिए इसमें कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए अगर 10 है तो आपको पता है कुछ डेटा इधर रहा होगा, कुछ डेटा इधर रहा होगा, और इक्वल रहा होगा, ये बीच वाली संख्या होगी। मैंने एक 5 इधर जोड़ा और 5 20 इधर जोड़ा, तो बताओ इसके पोजिशनल मीन में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो मैंने कहा कि 7 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, ठीक है, 10 बीच में है, फिर मैंने कहा 12 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे है, ये हमारी पोजिशनल मीन है, क्योंकि हम क्या करते हैं n+1/2 करते हैं, यानी तीसरी संख्या होगी हमारी ये 10। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने एक 6 जोड़ दिया और यहाँ पे 14 जोड़ दिया, तो बताओ इसकी पोजिशनल मीन में कोई चेंज हुआ, n+1/2, 7 + 1 8, 7 + 1 8 हो गया, 8/2 यानी चौथा पद यार, 1 2 3 4 चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसकी माध्यिका भी क्या रहेगी, 10 ही रहेगी। किसी श्रेणी के n मूल्य दिए गए हैं जिसका ज्यामितीय माध्य है, ज्यामितीय माध्य क्या होगा अगर n दिए हुए, तो अनवा मूल होगा, कहने का मतलब है n मूल्यों के गुणा का अनवा मूल। जैसे हमें 2 संख्याएं दी, ठीक है, 2 संख्याएं दी, जैसे 2 और 8 दी, इसका अगर मुझे ज्यामितीय माध्य ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 × 8, ठीक है, इसका वर्गमूल लूंगा, क्यों 2 संख्या है तो 2 ही स्क्वायर रूट आएगा, तो इसका 16, 16 का क्या हो जाएगा 4। लेकिन मैंने अगर मान लीजिए कि ये लिया 9, 3 और 1, अब इसका क्या होगा, अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, 9 × 27 होता है और 3 का आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अन मूल्यों के गुणों का अनवा मूल होता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ऐसे होगा, n बनेगा यहाँ पे, n जितने भी होंगे उसको n1 n2 n3, ठीक है, और जितने भी आगे हमारे बढ़ेंगे तो उतना ही आपका मूल लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
16 विद्यार्थियों के एक बैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक 58, 41, 38, 63, 36, 35, 81, 50 और 39। बैच के माध्य का अंक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए। n+1/2 करेंगे तो 7वां पद आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, 4 और 4 कितने दिए हुए हैं? 8 दिए हुए हैं, और 4 अनुत्तीर्ण है। 4 क्या है? अनुत्तीर्ण है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 4, 5, 9 दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 9 दिए हुए हैं और 4 अनुत्तीर्ण है, यानी 13 हो गए। टोटल 13 स्टूडेंट हमारे पास। अब ये सोचिए कि फेल होने वाले तो इधर ही होंगे भाई। हमारे पास जितने भी अंक शुरू हो रहे हैं, यहाँ से 35 लास्ट संख्या है, तो मैं कहूँगा कि 35 से अगर हमारी सीरीज शुरू हो रही है तो ये फेल होने वाले स्टूडेंट इधर खड़े होंगे, 4 के चारों। ठीक है, हमें कितना लेना है? 13 + 1/2 यानी 14/2। 14/2 यानी 7वां पद। 7वां पद लेना है तो 3 तो 4 तो ये हो गया, 5वां ये हो गया। ठीक है, इसके बाद छठा जो है 36 हो गया। उसके बाद देखेंगे 7वां पद। 7वां पद क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा, ये एक अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको अटका सकता है। देखिए 13 विद्यार्थियों के बैच में पूछा, तो 13 आपको कॉन्फिडेंस में लाना है कि 13 + 1/2 यानी 7वां पद होगा, और 7वें में 4 फेल होने वाले वो तो इधर ही है, उनके अंक नहीं दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीरीज कितने से शुरू होगी? 35 में, और वो 5वां पद होगा। फिर उसके बाद 36 जो छठा पद होगा, और 38 हमारा आंसर हो जाएगा 7वां पद। ठीक है, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? गुणात्मक मतलब क्वालिटिव। ठीक है, क्वांटिटिव के लिए तो समांतर माध्य है ही, क्वालिटिव के लिए क्या होगा? माध्यिका होगा। निम्न में से कौन मूल व पैमाने दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है? तो यानी प्लस माइनस या गुणा भाग से कौन सा जो है प्रभावित होता है वो पूछा है, तो ये समांतर माध्य होता है। प्रमाप विचलन, माध्य विचलन, सहसंबंध गुणांक, तो इसमें समांतर माध्य आंसर हो जाएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो है प्रसरण क्या होगा? इसका जो है फॉर्मूला होता है n² - 1 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि प्रथम जो है 10 संख्याओं का जो है प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा, तो यहाँ पे क्या 10 की स्क्वायर हो जाएगी, 10 की स्क्वायर -1 यानी 100 - 1 99/12। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल में कराऊंगा अलग से क्वेश्चन, तब उसमें देखना। यदि दो समूह जिनमें 25, 20 व 25 अवलोकन है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे आपको समांतर माध्य दे रखा है x बार और x बार। ठीक है, इनका संयुक्त माध्य क्या होगा? अच्छा, संयुक्त माध्य हो चाहे कैसा माध्य हो, हमें क्या पता है कि पदों का योग सम ऑफ टोटल नंबर्स बट इन ठीक है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? 20 और 25 45। लेकिन हमें जो है पदों का योग नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखी है? समांतर माध्य दे रखा है, तो पदों का योग निकालना पड़ेगा। 40 × 20 और 30 × 25, यही तो होगा। 800 ये हो जाएगा और 750 ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1550/45। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समूह और संयुक्त दे रखा है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है, कहाँ से गया? हाँ, ये हमने कितना निकाला? 1550 और बटे 4500। ठीक है, 1550 4500, इसको 5 से काट दीजिए, 9, 3 और 1 310, और इसको काटेंगे तो हमारे पास 34.44 आएगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। देखिए इसमें आपका प्रसरण पूछा है, काफी सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि प्रसरण पूछा है, तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? n² - 1/12, और इसका क्या होता है? स्क्वायर वर्गमूल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रसरण पूछेगा तो प्रसरण क्या होता है? प्रसरण वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो प्रसरण में क्या आ जाएगा? n² - 1/12। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें डाउट मत आना। जो हम डिस्प्लेसमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले कराऊंगा, एक भी फॉर्मूला आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक हवाई जहाज ए से बी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा 700 किलोमीटर गति से वापस आती है, तो औसत गति क्या है? देखिए ये मैथ में भी मान सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर आप जो है उसमें भी मान सकते हो, अरिथमेटिक मीन के अंदर भी, लेकिन ये क्वेश्चन मैथ का ही ज्यादा लगता है, आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक हवाई जहाज है, ए से बी 500 मीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और 700 मीटर की गति से वापस आता है, तो हमारे पास औसत गति कितनी हो जाएगी? औसत गति पूछिए, हमारे पास जो टोटल टाइम लगा। ठीक है, औसत गति के ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? इसमें हार्मोनिक मीन हमें यूज करना पड़ेगा। तो हार्मोनिक मीन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1/500 प्लस 1/700। इसको अरिथमेटिक मीन से भी कर सकते हो, यानी मैथ के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो है स्टैटिस्टिक के हिसाब से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, और 5 7 35 और 7 5 35। ठीक है, ये 2/12/3500। ठीक है, ये 35 ऊपर चला जाएगा, 2 × 3500 बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ से काटा तो 6, और 3500 को 6 से काटेंगे तो 5 6 के 30 होता है, और फिर उसके बाद 8 6 के 48, 583.33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी। जैसे ये हमारे पास जो है दे रखी है 500 और 700, तो इसमें आपको ये पता है कि इक्वल दूरी पे जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमें ये पता है कि 700 मीटर की रफ्तार से जाता है और 500 मीटर से आता है, मतलब कोई भी मान लीजिए ये 2 स्पीड दे रखी है हमें। ठीक है, लेकिन ये जाता आता तो क्या है? सेम दूरी पे जाता है, ये तो हमें पता है, जहाँ से जाएगा वहीं से आएगा। मैंने मान लिया कि वो सेम दूरी कितनी है? 3500। अब 3500 के हिसाब से मान लीजिए 700 की रफ्तार से जाएगा, कितना टाइम लगेगा? 7 5 35, और 500 के हिसाब से 7 घंटे, यानी 5 और 7 12 घंटे लग रहे हैं। जबकि आपकी दूरी कितनी है? दूरी आपकी 3500 है, और आना जाना करेंगे तो 7000 किलोमीटर हो जाएगी, और 7000 किलोमीटर में आपको कितना टाइम लग रहा है? 12 घंटे लग रहा है। बस वही इक्वेशन बन गई 6 और ये 3500। बस मैंने कहा ना, मैथ में भी कर सकते हो, हार्मोनिक मीन से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये आपके टोटली कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि आप कैसे करते हो। इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये जा रहा है ना, वहीं से वापस आ रहा है, बस आपको स्पीड दे रखी है। आप कोई भी ऐसी दूरी मान लो जो इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करने में या डिवाइडेशन करने में दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पे 3500 माना, आप क्या मान सकते हो 7 और 5 का 3500 ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से 3500 मैंने माना, तो इसमें 500 में 7 घंटे लगेंगे और इसमें 5 घंटे लगेंगे, यानी टोटल टाइम कितना लगा 12 घंटे। आप बोलोगे हमें आना जाना दोनों किया तो 3500 दूनी 7000 जो है हमारा टोटल ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी 7000 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया और 12000 घंटे हमें लगे, सॉरी 12 घंटे हमें लगे। तो ये 583 की जो है स्पीड बन गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, भारित माध्य का उपयोग किया जाता है, डेटा वर्गीकृत ना हो, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है डेटा गुमशुदा आवर्ती वितरण के रूप में देखा हो, सभी अवलोकन का समान महत्व ना हो। तो बस यही का है आपका। देखिए समांतर माध्य में एक तो होता है सिंपल मीन और एक होता है वेटेड मीन। तो वेटेड मीन में क्या होता है कि हर जो अवलोकन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसका क्या है अलग से वेटेज होता है, उसमें हम जो है समांतर माध्य का प्रयोग, भारित माध्य का प्रयोग करते हैं। यदि एक श्रेणी का समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 4 है तो हरात्मक माध्य का मान क्या होगा। देखिए ये सारी चीजें करवाई हुई है, अगर आप लोगों को पता है कोर्स के अंदर मैंने अच्छे से करवाया, अगर आप नहीं करोगे तो कोई ये हमेशा दिक्कत करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है, GM² बराबर क्या होता है AM × HM होता है। ठीक है, यही तो बोला मैंने। अगर मैं इसको देखूं तो GM हमें क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन 4 की स्क्वायर बराबर अरिथमेटिक मीन 5 दे रखा है। तो ये 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 3 15 और 3.2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। यदि श्रेणी के पद मूल्य असमान है, यहाँ पे असमान है, ठीक है, तो कौन सा संबंध सही होगा। असमान में आपका जो है आपको पहले भी बताया कि x बार हमेशा बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा x बार आपका क्या होगा बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपका हार्मोनिक मीन, ये आप लोगों को बताया। और ये जब पद जो है समान होता है आपका रिलेशन बनेगा। एक श्रेणी का समांतर माध्य 40 है, पदों की संख्या कितनी है 80 है। कल्पित माध्य से आवर्ती के गुणनफलों का योग 240 है, तो कल्पित माध्य क्या होगा। क्या बोला भाई, देखिए समांतर माध्य x बराबर a प्लस आपका क्या होता है सिग्मा f d बटे n होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है वो लिख दो। समांतर माध्य 40 दे रखा है प्लस, ठीक है, सिग्मा f dx कितना दे रखा है 240 दे रखा है। सॉरी यहाँ पे कल्पित माध्य हमें दिया बनी है, 1 मिनट को, ये 40 है ना, ये आपका कल्पित माध्य नहीं है, समांतर माध्य है, यानी आपका इक्वल a प्लस 40 यहाँ पे आएगा। 40 बराबर a प्लस 240 बटे पदों की संख्या कितनी है 80 है, तो यहाँ से काटा तो 3 आ गया, तो 40 बराबर a प्लस 3 है, ये 3 इधर जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 3 बराबर 37 हो जाएगा। ये आपका आंसर था, ठीक है, बी ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट आंसर कराने की कोशिश की है। आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है, ये नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ वही तरीके, नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हाँ भी हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह आएगा ना जो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे तो चेंज होना है, थ्योरेटिकल चीजें चेंज होनी है, ये तो पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर में तो दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, एक चीज से निकाल के आप ला सकते हो, बस आसानी से हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, और यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा माइंड अच्छा है तो आप आराम से कर सकते हो कि भी हाँ आपको जो आने और जाने की जो है दूरी वो हमारी इक्वल रहेगी, वो हम अपने आराम से मान सकते हैं। मैं इसको 3500 माना, मैं इसको 35 भी मान सकता था, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव जो मुश्किल होती, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोर्स की डिटेल्स आपके नोट्स की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आई होप मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा, आपको सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। और कोर्स के अंदर मैंने अच्छे से करवाया भी है, अलग से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा मैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।